और कुलगुरु परंपरा हमें गुरु और शिष्य के रिश्ते का बोध कराती है। आईटीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा, शिक्षण संस्थानों की पहली प्राथमिकता श्रेष्ठ शिक्षा देना होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सवाल पर प्रोफेसर उपाध्याय ने कहा कि नई शिक्षा नीति में दूरगामी परिणाम बेहतर आने की संभावना है। आईटीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उपाध्याय से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अरविंद चौहान ने। भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई थी। 4 साल पूरे हो गए हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने लागू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी कमी रह गई है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है और प्रयास भी जारी हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईटीएम विश्वविद्यालय के कुलगुरु यानी कि वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय जी। सर, आपने समय दिया, आपका स्वागत है बहुत जी। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, कैसे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति? आप जो कि काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और शासकीय और अशासकीय दोनों जगह आप अध्यापन का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन शिक्षा नीति जो थी, शिक्षा व्यवस्था थी, और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो भारतीय शिक्षा नीति है जो 2020 में आई, नई शिक्षा नीति के नाम से, वो प्राचीन व्यवस्था और जो नई व्यवस्था है जो आगे देश के विकास के लिए आवश्यकता है उसके बीच में पुल का काम करेगी। उसमें उन सभी प्राचीन चीज़ों का जो हमारे देश में बहुत अच्छे तरह से स्थापित थी उन्हें पुनर्जीवित करने का, सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना, बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को आगे ले जाना, राष्ट्रीय उद्देश्य जो हैं उन्हें प्राप्त करना, और ये सब करना उस भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें यह भी बात की गई है केवल अंग्रेजी भाषा में ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी वो भी शिक्षा का आधार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्राचीन व्यवस्था की हम बात करते रहे, उस प्राचीन व्यवस्था की जो भी ठीक चीज़ें थी वो सब अभिनव चीज़ें नई शिक्षा नीति एक पुल की तरह से नए भारत के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। सर, बात करें हम अंतरिक्ष से अध्यात्म की बात करें, अगर प्राचीन से वर्तमान की बात करें, हम लोग अध्यात्म में, चूंकि कुलगुरु परंपरा पहले रही है, अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन अब हम चांद पर पहुंच गए हैं, यानी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। तो उस सफर को लेकर, उस वहां से लेकर आज तक के सफर को आप शिक्षा में कैसे देखते हैं? कितने बदलाव जरूरी हैं? कुछ बदलाव ऐसे भी हुए हैं जिनसे कि रोजगार तो मिला है, लेकिन कुछ शिक्षा रोजगारमुखी नहीं हो पाई बीच में। क्या इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना पड़ा? रोजगारमुखी एक उसका घटक है, लेकिन सही व्यक्ति निर्माण, अगर व्यक्ति निर्माण वो आधार मजबूत है, नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा जोर आधार मजबूत करने के लिए है। जीवन में कई सारे झंझावात आते हैं और उन झंझावातों में अगर रोजगार एक है भी, वो रहेगा कल ये नहीं पता है, लेकिन व्यक्ति अगर मजबूत है, उसका आधार मजबूत है, वो व्यक्ति किसी भी झंझावात का सामना करके नए तरह से अपने को पुनर्स्थापित कर ले, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है। आते हैं वो अंतरिक्ष, अध्यात्म से अंतरिक्ष कितना सापेक्ष है। पुरानी भारतीय शिक्षा परंपरा आज का कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। जो भी समाज में, जैसा आपने कहा, चांद पे पहुंच रहा है, बहुत सारे प्रौद्योगिकी आ रहे हैं, लेकिन मूल में व्यक्ति ही है, चाहे जहां पर भी हो। अगर वो व्यक्ति मजबूत है, अगर उसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक महत्वपूर्ण घटक है नई शिक्षा नीति का, व्यक्ति की जिज्ञासा को बढ़ावा देना। अगर उसमें जिज्ञासु बना दिया आपने, तो वो सभी चीजों को पिएगा, आगे जो इतने भी परिवर्तन तकनीकी क्षेत्र में हो रहे हैं उसको आत्मसात करेगा। उसके साथ उस तकनीक को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, इसमें वो उसका पूरा उपयोग करेगा। एक बड़ा सवाल हमारे मन में है, क्योंकि ये मेरा निजी सवाल हो सकता है। एक आप चूंकि शासकीय उसमें यूनिवर्सिटी में थे, अब आप एक निजी विश्वविद्यालय में हैं।
दोनों में बेसिक अंतर क्या है? आज का जो युवा है वो शासकीय न छोड़कर निजी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई करना, अध्ययन करना ज्यादा पसंद करता है। तो बेसिक क्या अंतर मानते हैं हम दोनों में, क्या फर्क है? बच्चे वहां, जबकि वहां शिक्षा सस्ती है, निजी विश्वविद्यालय महंगे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा यहीं पे आता है। मुझे इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका लगती है वो लगती है जो शिक्षक और बच्चे के बीच में जो संपर्क है वो किसमें कहाँ पर ज़्यादा घंटे व्यतीत हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु इसमें है कि हम छात्र केंद्रित परिसर बना पाते हैं कि नहीं। छात्र अगर केंद्र में नहीं है किसी भी व्यवस्था के, तो छात्र अपने को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस करता है। वो ऐसे किसी भी पर्यावास में नहीं जाना चाहेगा, आध्यात्मिक अकादमिक पर्यावास में, जहां उसे लगता हो उसकी किसी भी तरह से उपेक्षा हो रही है, और ज्ञान उन संदर्भों में मिले जो वर्तमान हो, जो शाश्वत हो, जो उसे जीवन निर्माण में मदद करें। तो इन सब पे जब वो तौलता है तो उसे जो ठीक लगता है वो वहां पर जाके अपनी शिक्षा और अध्ययन को स्थापित करना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है। सर, पहले कुलगुरु परंपरा हुआ करती थी, हम शिक्षक को कुलगुरु बोलते हैं, क्योंकि अगर निश्चित तौर पे कहेंगे शिक्षक ही ऐसा एक माध्यम है जो किसी भी अच्छे समाज का निर्माण करता है। अब शिक्षक से होते होते फिर प्रोफेसर हुए, फिर टीचर, उनका परिवर्तन, नाम परिवर्तन होते होते चले गए हैं। तो अगर हम बात करें अध्यात्म शिक्षा काल की, वहाँ कुलगुरु हुआ करते थे। अब वर्तमान के गुरु और उन गुरुओं में बेसिक अंतर क्या आपको नजर आता है? कि कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि निजी हित प्रभावी हो रहे हैं, या वही शिक्षा व्यवस्था है? कि बहुत सारे ऐसे हमने देखे, इंटरव्यूज किए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ज़्यादा उनका सिर्फ अपने रोजगार से मतलब होता है, लेकिन कुछ कुलगुरु ऐसे हैं जो अपनी पूरी ताकत से इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तभी अच्छे समाज का निर्माण होना संभव होगा। पहले ये पेशा नहीं था। जो गुरु थे, कुलगुरु थे, चाहे हम अत्रि आश्रम की बात करें, चाहे भारद्वाज आश्रम की बात करें, 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे, ऐसे तमाम और प्रतिष्ठान थे पहले। और सांसारिक शिक्षा के साथ साथ वो आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करते थे, जिसमें स्वयं का साक्षात होना, अंत, कई छात्र पहुंच पाते थे, कई नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन एक अच्छा सामंजस्य उसमें रहता था सांसारिक शिक्षा का और आध्यात्मिक शिक्षा का। आज वो एक पेशे के रूप में है। पेशे में शिक्षा देना, जिसके लिए उन्हें एक वृत्ति मिलती है, उन्हें एक रेम्युनरेशन मिलता है, तो वो और आध्यात्म का उतना सामंजस्य अब नहीं है। तो वो गुरु और आज का शिक्षक, उनमें मूल अंतर यही है। वो अंतर का साक्षात की अब बात नहीं होती है। वो सभी वेतन भोगी एक कर्मचारी की तरह हम कह लें, लेकिन इसमें भी कुछ शिक्षक ज्ञान की उद्घाटन में के इस सीमा तक उसको लेके जाते हैं कि वो ज्ञान, शिक्षा, विद्यार्थी, इन सब के अंतर को खत्म, न्यून कर देते हैं। तो ऐसे कई शिक्षक हैं जो गुरु की श्रेणी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा सभी पहुँचें, लेकिन सभी शिक्षकों को ये मानना चाहिए कि रेम्युनरेशन, भृत्ति उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है अच्छा मनुष्य बनाना विद्यार्थियों को। सर, मेरा आखिरी सवाल है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ सुझाव अगर आपका है तो जरूर हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि इसमें, चूंकि 102 पेज की है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक, मैंने इंटरव्यू बहुत किए हैं कि उन्हें पढ़ी नहीं अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बस। तो सर, इसमें क्या सुझाव आपको है? सरकार के लिए क्या सुझाव है और समाज के लिए क्या सुझाव है? इसमें मुझे जो लगता है, जो छात्रों के लिए सबसे पहले उनको ये समझना होगा, ये शिक्षा प्राप्त करना, कुछ भी सीखना या ज्ञान, ये 2020 का मैच नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छे ढंग से अपने उसमें लिखती है, ये पूरा 5 डेज है। ये शिक्षा जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होते रहेंगे, तकनीक में परिवर्तन होते रहेंगे। अपने को अद्यतन जितना रखेंगे उतना ही आप समाज के लिए उपयोगी होंगे, परिवार के लिए उपयोगी होंगे और राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। जो मेरा सुझाव है समान संस्थाओं के लिए और
शासन के लिए, वो इस पूरी व्यवस्था को जब लागू करें या किया जाता है जहाँ पर, उसमें जितना इस पर चर्चा विमर्श जितना हो उतना उतना अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग कोणों का उसमें समावेश हो जाता है और पूरी व्यवस्था इस तरह से बने जिसमें छात्रों का भी समावेश हो, छात्र उपयोगी हो, ऐसा नहीं हो कि वो ऊपर से थोपी जाए। तो सभी क्या संवर्गों को हम शामिल करें और इस तरह का और अंत ये रखें और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हमने ये लागू किया था, क्या हमने अंत में उस निष्कर्ष को पाया, अपने लक्ष्यों को हासिल किया कि नहीं। अगर वो नहीं हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चक्र पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ है ITM विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय साहब। बड़ी तार्किक बात उन्होंने कही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो रही है, लेकिन उन्होंने भी, कुछ कुलगुरु हैं, कुछ जो शिक्षक हैं, उन्होंने थोड़ा सा उनसे कहा कि भाई पैसा ठीक है, सामाजिक जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला फर्ज उनका ये है कि शिक्षा बांटना चाहिए, शिक्षा दान महादान होता है। इसी के चलते उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे लोग अभी कुछ थोड़ी सी शिक्षकों के साथ साथ जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए, उनकी भी सुझाव लिए जाए, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।